राजकुमारी की अनोखी प्रतिज्ञाएं। पहला अध्याय। स्वर्णपुर नाम का एक राज्य था। यह राज्य बहुत अमीर था। उसकी सेना बहुत ताकतवर थी और सबसे खास बात थी वहाँ की राजकुमारी रोहिणी। राजकुमारी रोहिणी बहुत सुंदर और होशियार थी। वह महाराजा महेंद्रपाल और महारानी सुलक्षणा की इकलौती बेटी थी, इसलिए सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे। जब राजकुमारी रोहिणी बड़ी होने लगी तो महल में उसकी शादी की बातें होने लगी। दूर दूर के देशों से राजकुमारों और राजाओं के रिश्ते आने लगे। हर कोई स्वर्णपुर से जुड़कर अपनी ताकत और नाम बढ़ाना चाहता था, लेकिन राजकुमारी रोहिणी आम लड़कियों जैसी नहीं थी। उसे सिर्फ धन दौलत या सेना की ताकत से कोई मतलब नहीं था। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं ऐसे लड़की शादी करना चाहती हूँ जो न सिर्फ बहादुर हो बल्कि बहुत समझदार, धीरज रखने वाला और अच्छे विचारों वाला भी हो। इसलिए मेरी शादी के लिए कुछ शर्तें होगी। महाराज महेंद्रपाल अपनी बेटी की अच्छी तरह जानते थे। वे मुस्कुराए और हाँ कर दी। जल्द ही पूरे देश में यह खबर फैला दी गई कि स्वर्णपुर की राजकुमारी रोहिणी का स्वयंवर होगा, लेकिन जो भी राजकुमार उसमें हिस्सा लेंगे उन्हें 3 मुश्किलें और अनोखी शर्तें पूरी करनी होगी। जो भी इन शर्तों को पूरा करेगा वही राजकुमारी शादी कर सकेगा। यह सुनकर कुछ राजकुमार खुश हुए तो कुछ के मन में शक हुआ। अनोखी शर्तें, ये सोचने लगे कैसी शर्तें हो सकती है। फिर भी राजकुमारी रोहिणी इतनी मशहूर थी और स्वर्णपुर इतना ज्यादा अमीर राज्य था कि ज़्यादातर राजकुमारों ने अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। तय दिन पर स्वर्णपुरी का दरबार मेहमानों से खचाखच भर गया। एक से बढ़कर एक ताकतवर राजकुमार सोने चांदी हीरे मोती से सजे कपड़े पहने अपनी बहादुरी और बुद्धिमानी पर गर्व करते ही वहां मौजूद थे। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी और रहस्य की खुशबू फैली हुई थी। महाराज महेंद्रपाल अपने शानदार सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर बेटी के लिए गर्व और होने वाले दामाद के लिए उत्सुकता थी। महारानी सुलक्षणा अपनी बेटी के पास बैठी थी। उनके मन में थोड़ी चिंता भी थी। आखिरकार शंख बजाने के साथ ही राजकुमारी रोहिणी के सभा में आई। उन्हें देखकर सब लोग एक पल के लिए चुप हो गए। सुनहरे तारों से सजे नीले कपड़ों में वो किसी परी जैसी लग रही थी। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और गंभीरता थी। राजकुमारी ने सभी राजकुमारों का स्वागत किया और फिर मीठी लेकिन मजबूत आवाज में कहा, स्वर्णपुरी की तरफ से मैं राजकुमारी रोहिणी आप सभी बहादुर और समझदार राजकुमारों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, मुझसे शादी करने के लिए आपको 3 शर्तें पूरी करनी होगी। ये शर्तें आपकी बहादुरी, बुद्धिमानी और आपके स्वभाव की परीक्षा लेगी। सभा में पूरी तरह शांति छा गई। सभी राजकुमार सांसें रोके राजकुमारी के अगले शब्द का इंतजार कर रहे थे। पहली शर्त, राजकुमारी ने कहना शुरू किया, बुद्धि की परीक्षा है। मेरे पास एक पहेली है। आपको ऐसी चीज का नाम बताना है जो दिखती नहीं पर जिसकी मौजूदगी दुनिया की हर जीवित और बेजान चीज महसूस करती है। यह कभी कम नहीं होती, हमेशा बढ़ती रहती है। इसके बिना जीवन सोचा भी नहीं जा सकता, पर इसे कोई देख या छू नहीं सकता। आपके पास इसका जवाब देने के लिए सूरज डूबने तक का समय है। जो भी सही जवाब देगा वही दूसरी शादी की ओर बढ़ेगा। जो सफल नहीं होंगे उन्हें सम्मान के साथ विदा करा दिया जाएगा। पहली सुनते ही कई राजकुमारों के चेहरे पीले पड़ गए। दिखती नहीं जो हमेशा बढ़ती रहती है। वे आपस में कानाफूसी करने लगे। कुछ ने हवा, कुछ ने समय, कुछ ने ज्ञान कहा, पर राजकुमारी के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। राजकुमारों को सोचने के लिए अलग अलग कमरों में भेज दिया गया। समय बीतता जा रहा था। कई राजकुमारों ने अपने मंत्रियों और सलाहकारों से बात की, पर कोई भी सही जवाब तक नहीं पहुंच पा रहा था। उन्हीं राजकुमारों में से एक था विजयगढ़ का राजकुमार ध्रुव। ध्रुव अपने नाम की तरह ही ताकतवर था, लेकिन साथ ही वह बहुत सोचने वाला और शांत स्वभाव का भी था। वह दूसरे राजकुमारों की तरह जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेता था, बल्कि गहराई से सोचा करता था। दिखती नहीं, हमेशा बढ़ती रहती है, जिसके बिना जीवन नहीं, वह मन ही मन दोहरा रहा था। हवा नहीं, हवा को महसूस तो किया जा सकता है, पर वह हमेशा बढ़ती नहीं रहती। समय दिखता तो नहीं, बढ़ता भी है, पर क्या बेजान चीजें उसे महसूस करती है? ज्ञान भी बढ़ता है, दिखता नहीं, पर हर जीवित चीज को इसकी जरूरत है।
ध्रुव अपने कमरे में टहल रहा था। उसकी नज़र खिड़की से बाहर स्वर्णपुरी के बड़े महल पर पड़ी। महल की दीवारें सदियों से खड़ी थी। उन्होंने न जाने कितने मौसम, कितने राजा देखे होंगे। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया, हाँ यही हो सकता है। सूरज डूबने का समय पास आ रहा था। एक एक करके राजकुमारों को फिर से राज दरबार में बुलाया गया। कई ने अपने अपने जवाब दिए। किसी ने आत्मा, किसी ने प्यार, किसी ने भावना, किसी ने भगवान। पर राजकुमारी रोहिणी हर बार नाम में सिर हिला देती। दरबार में निराशा छाने लगी। आखिर में राजकुमार ध्रुव की बारी आई। वह आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा और राजकुमारी के सामने सिर झुकाकर बोला, राजकुमारी जी, मेरे हिसाब से आपकी पहेली का जवाब है भविष्य। जैसे ध्रुव ने भविष्य कहा, राजकुमारी रोहिणी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, जिससे उनका सुंदर चेहरा और भी चमक उठा। उन्होंने कहा, राजकुमार ध्रुव, कृपया बताएंगे कि आप इस नतीजे पर कैसे पहुंचे? ध्रुव ने शांति से जवाब दिया, राजकुमारी, भविष्य दिखता नहीं है, उसे हम देख नहीं सकते। यह लगातार बढ़ता रहता है। हर बीते पल के साथ नया भविष्य हमारे सामने आता है। हर जीवित प्राणी, चाहे इंसान हो या जानवर, पक्षी, अपने भविष्य की ओर बढ़ता है, उसकी चिंता करता है, उसके लिए योजना बनाता है। बेजान चीजें भी भविष्य में बदलती है। एक बीज भविष्य में पेड़ बनता है, एक पत्थर भविष्य में मूर्ति बन सकता है, और भविष्य के बिना जीवन सोचा भी नहीं जा सकता, क्योंकि अभी का पल तुरंत बीता हुआ कल बन जाता है, और हम हमेशा भविष्य की ओर देखते हैं। ध्रुव का तर्क सुनकर पूरा दरबार हैरान रह गया। महाराज महेंद्रपाल के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। राजकुमारी रोहिणी ने खड़े होकर कहा, राजकुमार ध्रुव, आपका जवाब बिल्कुल सही है। आप पहली शर्त में सफल हुए। दरबार में तालियों की गिड़गिड़ाहट गूंज उठी। असफल राजकुमार निराश होकर अपने अपने राज को लौटने की तैयारी करने लगे, जबकि राजकुमार ध्रुव के मन में अगली चुनौती का जोश जग उठा था। अगले दिन सुबह राजकुमार रोहिणी ने दूसरी शर्त की घोषणा की। इस बार उनकी आवाज में और भी गंभीरता थी। राजकुमार ध्रुव, आपकी बुद्धिमानी तारीफ के काबिल है। अब आपकी बहादुरी और हिम्मत की परीक्षा होगी। स्वर्णपुरी राज्य के पूर्व में छायागिरी पहाड़ों में एक पुराना गुफा है, जिसे काल सर्प गुफा के नाम से जाना जाता है। कहानियों के अनुसार उस गुफा के अंदर एक ऐसा अनोखा फूल खिलता है जो हजारों साल में एक ही बार पूरी तरह से खिलता है। पुष्प, नक्षत्र पुष्प। यह फूल अपनी चमक से गहरे अंधेरे को भी रोशन कर देता है। आपकी दूसरी शर्त यह है कि आपको उस नक्षत्र पुष्प को बिना नुकसान पहुंचाए यहाँ लाना है। आपके पास 3 दिन और 3 रातों का समय है। यह सुनते ही ध्रुव के साथ साथ दरबार में मौजूद सभी लोग के रोंगटे खड़े हो गए। काल सर्प गुफा का नाम नहीं डराने वाला था। कहा जाता था कि वह गुफा अनगिनत जहरीले सांपों का घर था और उसके रास्ते में कई रहस्यमयी रुकावटें और धोखे थे। आज तक जो भी उस गुफा में गया था कभी लौट कर नहीं आया। महाराज महेंद्रपाल भी चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, बेटी, यह शर्त कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। राजकुमार का जीवन। राजकुमार ने अपने पिता की ओर देखा। पिताजी, मैंने पहले ही कहा था कि मेरे पति को असाधारण होना चाहिए। यह परीक्षा उनकी हिम्मत और इरादे की है। राजकुमार ध्रुव ने राजकुमार चुनौती को स्वीकार की। उसने कहा, राजकुमारी, मैं आपकी शर्त स्वीकार करता हूँ। मैं नक्षत्र पुष्प लाने की हर संभव कोशिश करूंगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ राजकुमार ध्रुव अपने भरोसेमंद घोड़े मारुत पर सवार होकर काल सर्प गुफा की ओर निकल पड़ा। उसके पास केवल एक तलवार, एक मसाल, थोड़ा सा खाना और अटूट आत्मविश्वास था। रास्ता बहुत कठिन था। घने जंगल, ऊंचे नीचे पहाड़ और जंगली जानवरों का डर, परंतु ध्रुव का ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर था। लगभग 1 दिन की लगातार यात्रा के बाद वह छायागिरी पहाड़ों के नीचे पहुंचा। पहाड़ काले और डरावने लग रहे थे, जैसे किसी राक्षस ने धरती पर पटक दिया हो। हवा में एक अजीब सी बदबू और नमी थी। थोड़ी और खोजबीन के बाद उसे एक कड़ी चट्टान के नीचे गुफा का मुंह दिखाई दिया। वो इतना अंधेरा और डरावना था कि एक पल के लिए ध्रुव का दिल भी कांप उठा। गुफा के मुंह पर कांटेदार झाड़ियां उगी हुई थी जो किसी पहरेदार की तरह लग रही थी। उसने मसाल जलाई और हिम्मत करके गुफा में घुस गया। अंदर का माहौल और भी दम घुटने वाला था। मसाल की टिमटिमाती रोशनी में गुफा की दीवारें गीली और फिसलन भरी दिख रही थी, जिन पर अजीब आकृतियां बनी हुई थी। हवा में गंध की तेज गंध थी। दूर से पानी टपकने की आवाज आ रही थी। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ता गया, उसे ससराहट की आवाजें सुनाई देने लगी। जल्द ही उसे दीवारों और छत से लटकते हुए सांप दिखाई देंगे। वे अलग अलग रंगों और आकारों के थे। कुछ शांत थे तो कुछ फुफकार रहे थे। ध्रुव ने अपनी तलवार निकाली, पर वह जानता था कि इतने सांपों से लड़ना मुमकिन नहीं है। उसे समझदारी से काम लेना था। उसने ध्यान से देखा कि ज्यादातर सांप मसाल की गर्मी और रोशनी से दूर रहने की कोशिश कर रहे थे।
उसने मसाल को अपनी आग के ढाल की तरह इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाना शुरू किया। गुफा का रास्ता बहुत घुमावदार था। कई बार वह ऐसे मोड़ों पर पहुंचा जहां से 2 या 3 रास्ते निकलते थे और उसे अपनी अंदर की आवाज़ सुनकर सही रास्ता चुनना पड़ता था। एक जगह पर उसे एक गहरी खाई पार करनी पड़ी जिसके नीचे नुकीले पत्थर थे। उसने अपनी रस्सी का इस्तेमाल करके सकुलता से खाई पार की। 2 दिन और 2 रात बीत चुकी थी। ध्रुव थक चुका था, भूखा था, परंतु उसका इरादा अब भी मजबूत था। उस नक्षत्र पुष्प की कोई झलक नहीं मिली थी और वह यह भी नहीं जानता था कि वह सही दिशा में जा रहा है या नहीं। गुफा का अंधेरा और अकेलापन किसी भी वीर आदमी का हौसला तोड़ने के लिए काफी था। तीसरे दिन दोपहर में जब वह लगभग निराश होने लगा था, उसे दूर एक हल्की सुनहरी चमक दिखाई दी। उसका दिल जोर से धड़का। क्या यह नक्षत्र पुष्प हो सकता है? वह तेजी से उस ओर बढ़ गया। जैसे जैसे वह पास पहुंचता गया, चमक और भी साफ होती गई। आखिरकार वो एक बड़े कमरे में पहुंचा। कमरे के बीचों बीच काले पत्थर की बेदी पर एक अद्भुत फूल खिला हुआ था। उसकी पंखुड़ियां शुद्ध सोने की बनी लग रही थी और उनसे एक दिव्य पीली रोशनी निकल रही थी जिसने पूरे कमरे को रोशन कर रखा था। वह सचमुच नक्षत्र पुष्प था। उसकी सुंदरता और चमक का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता था। ध्रुव उसे देखते ही रह गया। वह इतना सुंदर और पवित्र था कि उसे छूने का भी मन नहीं कर रहा था। उसे सावधानी से बेदी की ओर कदम बढ़ाया, पर जैसे ही उसने नक्षत्र पुष्प को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, एक भयानक गड़गड़ाहट हुई। गुफा कांप उठी और बेदी के पीछे से अंधेरे से 2 दहकती हुई लाल आंखें दिखाई दी। एक विशाल काले रंग का काल सर्प जिसका फन किसी छतरी से बड़ा था, फफकारता हुआ ध्रुव के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी जीभ बिजली की तरह लपलपा रही थी और उसकी आंखों में क्रूरता और ताकत थी। कौन हो तुम, हिम्मत वाले इंसान? काल सर्प की आवाज गुफा में गूंजी। जिसने मेरे पवित्र फूल को छूने की हिम्मत की? ध्रुव ने अपनी तलवार मजबूती से पकड़ ली। वह जानता था कि यह उसकी आखिरी और सबसे कठिन परीक्षा है। मैं विजयगढ़ का राजकुमार ध्रुव हूँ, उसने बिना डरे जवाब दिया, और मैं स्वर्णपुर की राजकुमारी रोहिणी की शर्त पूरी करने आया हूँ। काल सर्प हंसा। उसकी हंसी पत्थरों के टकराने जैसी थी। सर्प, मूर्ख, यह नक्षत्र पुष्प हजारों सालों से मेरा है। तुम्हारे जैसे कई आए और यही इस गुफा में खत्म हो गए। तुम भी उन्हीं में से एक होंगे। देखते हैं, ध्रुव ने कहा और अपनी तलवार लहराई। एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। काल सर्प अपनी पूरी ताकत से ध्रुव पर हमला कर रहा था। उसके नुकीले दांत और जहरीला फन बार बार ध्रुव के पास आ रहे थे। ध्रुव अपनी तलवार और ढाल जो उसने कपड़े में से बनाई हुई थी से होशियारी से अपना बचाव कर रहा था और जवाब में हमला भी कर रहा था। गुफा का कमरा उनकी लंबाई के शोर और मसाल की टिमटिमाती रोशनी में और भी डरावना लग रहा था। ध्रुव जानता था कि वह ज्यादा देर तक इस विशाल राक्षस का सामना नहीं कर पाएगा। उसकी ताकत कम होती जा रही थी। उसे कोई तरीका सोचनी थी। उसने देखा कि काल सर्प जब भी हमला करता है तो कुछ देर के लिए उसकी गर्दन के नीचे का हिस्सा खुला रह जाता है। अगली बार जब काल सर्प ने अपना बड़ा फन उठाकर हमला किया, ध्रुव तेजी से एक तरफ हटा और पूरी ताकत से अपनी तलवार काल सर्प की गर्दन के नीचे के नरम हिस्से में घुसा दी। एक दर्दनाक चीख गुफा में गूंजी। काल सर्प तड़प उठा। उसका विशाल शरीर इधर उधर फटने लगा। कुछ ही पलों की छटपटाहट के बाद वह शांत हो गया। ध्रुव हाँफ रहा था। उसका पूरा शरीर पसीने से भींगा हुआ था और कई जगह चोटें भी आई थी, परंतु उसने जीत हासिल कर ली थी। उसने शुक्रगुजार नजरों से नक्षत्र पुष्प को देखा जो अब भी अपनी दिव्य चमक बिखेर रहा था। उसने सावधानी से फूल को तोड़ा और उसे अपने कपड़े में सुरक्षित लपेट लिया। अब चुनौती गुफा से बाहर निकलने की थी, परंतु जैसे ही काल सर्प मरा, गुफा का रास्ता थोड़ा साफ सा लगने लगा। शायद काल सर्प का धोखा खत्म हो गया था। थका हारा परंतु जीता हुआ राजकुमार ध्रुव नक्षत्र पुष्प के साथ काल सर्प गुफा से बाहर निकला। बाहर सूरज की किरणें उसका स्वागत कर रही थी। उसने एक गहरी सांस ली। महल में सभी उसका इंतजार कर रहे थे। समय सीमा खत्म होने को कुछ ही घंटे बाकी थे। राजकुमारी रोहिणी अपने कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। क्या ध्रुव सफल होगा या वो भी काल सर्प गुफा के रहस्य में खो जाएगा? उसके मन में पहली बार किसी के लिए इतनी चिंता हो रही थी। तभी दूर से घोड़े की पैरों की आवाज सुनाई दी। सभी की नजरें महल के मुख्य दरवाजे की ओर उठ गई। ध्रुव उड़ता हुआ, थका हुआ पर मजबूत राजकुमार ध्रुव अपने घोड़े मारुत पर सवार होकर आता दिखाई दिया। उसके हाथ में
एक कपड़े में लपटी कोई चीज थी जिसे एक हल्की सी सुनहरी चमक छन छन बाहर आ रही थी। राजकुमारी रोहिणी का दिल उछल पड़ा। क्या यह सचमुच नक्षत्र पुष्प है? ध्रुव सीधे राज दरबार में पहुंचा। उसने राजकुमारी के सामने झुककर कपड़ा खोला। एक दिव्य प्रकाश से पूरा दरबार जगमगा उठा। नक्षत्र पुष्प अपनी पूरी शान के साथ खिल रहा था। राजकुमारी, ध्रुव ने हाँफते हुए कहा, आपकी दूसरी शर्त पूरी हुई। राजकुमारी रोहिणी की आंखों में तारीफ और शायद कुछ और भी कोमल भाव आ गए। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, राजकुमार ध्रुव, आपने अपनी बहादुरी और हिम्मत का अद्भुत सबूत दिया है। आप दूसरी शर्त में भी सफल हुए। पूरे दरबार में खुशी छा गई। महाराजा महेंद्रपाल ने आगे बढ़कर ध्रुव को गले लगा लिया। अब केवल एक शर्त बाकी थी, सबसे कठिन, सबसे रहस्यमयी, जिसके बारे में राजकुमार ने अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया था। सभी की नजरें अब राजकुमारी रोहिणी पर टिकी हुई, यह जानने के लिए कि उनकी आखिरी और निर्णायक शर्त क्या होगी। माहौल में रहस्य और भी गहरा हो गया था। राजकुमारी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो ध्रुव के मन की उत्सुकता और थोड़ी सी घबराहट भी जगा रही थी। पहला अध्याय समाप्त। यह रही कहानी राजकुमारी अनोखी प्रतिक्रियाएं। पहला अध्याय समाप्त।